कितनी स्ट्रेंथ है बेटा क्लास की टोटल? 28 सर, इनरोलमेंट हुई है 28 की। 28 स्टूडेंट्स की इनरोलमेंट है और अब इस तरफ हमें 11 लोगों ने ज्वाइन किया है। चलें, ये पहली क्लास की मैंने अटेंडेंस मार्क कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम बेटा जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसके अंदर मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स लास्ट टाइम क्लास में नहीं थे, उन लोगों के लिए मैं जस्ट 5 to 10 मिनट्स के अंदर अंदर सारी चीजें रिवाइज करता हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था। फिर आप लोग उसको रीड कर लीजिएगा। स्लाइड्स भी आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। दूसरा बुक जो मैंने आप लोगों को रिकमेंड की थी, फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाय वैन हॉर्न, वो बुक आप लोगों ने परचेज कर लेनी है। उसी बुक को हम फॉलो करेंगे, उसी बुक में से मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा। और इसी तरह जो भी हम चैप्टर न्यूमेरिकल खत्म करेंगे देन उसकी असाइनमेंट आप लोगों को दी जाएगी फॉर सेशनल मार्क्स कैलकुलेशन। तो वो असाइनमेंट्स आप लोग मुझे सबमिट करवाया करेंगे। उसके उससे पहले मैं आप लोगों को पहले प्रैक्टिस करवाऊंगा, सारी चीजें सिखाऊंगा, देन फिर आप लोगों को असाइनमेंट दी जाएगी। कोशिश करनी है, वंस अगेन बेटा मैं रिपीट कर रहा हूँ, कि आप लोगों ने अपने पास बुक्स और कैलकुलेटर लाजमी रखने हैं। ये वैन हॉर्न की बुक मेरे पास शॉर्ट फॉर्म में होगी, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ ग्रुप के अंदर, वो भी आप देख लें। अदरवाइज बेस्ट बेटा हाल ये है कि आप इसको परचेज कर लें, वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर आप परचेज करेंगे तो आपके सामने होगी और यही बुक हमने पूरे सेमेस्टर के अंदर स्टडी करनी है। इसके अलावा कोई बुक मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर कोई और चीज चाहिए होगी तो वो मैं आपको उसके नोट्स प्रोवाइड करूंगा। ओके, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेटा क्या होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो मैंने लास्ट टाइम बेटा आप लोगों को डेफिनेशन दी थी, उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि जो जो ऑर्गेनाइजेशंस 3 किस्म के बेटा फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और एसेट मैनेजमेंट डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर हमने सीखा था पैसा कहाँ से आएगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमने सीखा था कि इन्वेस्टमेंट हमें कहाँ करनी चाहिए। और एसेट मैनेजमेंट डिसीजन के अंदर हमने ये सीखा था कि हमें अपने एसेट्स का लेवल कैसे रखना चाहिए, यानी करंट एसेट्स कैसे रखने चाहिए और फिक्स एसेट्स का लेवल हमें कैसे रखना चाहिए। ये हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। देन हमने डिस्कस किया था बिजनेस क्या होता है, टाइप्स ऑफ बिजनेस क्या होते हैं, जिसमें हमने सोल प्रोप्राइटरशिप डिस्कस किया था, पार्टनरशिप को डिस्कस किया था और कंपनी को डिस्कस किया था। गोल ऑफ अ कंपनी के अंदर हमने वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का गोल डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था कि गोल को कौन इफेक्ट करता है, उसके लिए हमने एजेंसी प्रॉब्लम को डिस्कस किया था। द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द शेयर होल्डर इज कॉल्ड एजेंसी प्रॉब्लम। देन हाउ टू रिड्यूस दैट एजेंसी प्रॉब्लम, फिर हमने कुछ मेथड्स को डिस्कस किया था कि आप शेयर ऑफर करें, उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करें, उनको इंसेंटिव्स दें, उनकी मॉनिटरिंग करें। कुछ मैंने वर्ड्स लिखवाए थे कि इससे हम अपनी एजेंसी प्रॉब्लम को थोड़ा कम कर सकते हैं। ये मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था क्लास के अंदर। देन बेटा हम लोगों ने इसके बाद फिर स्टार्ट किया था फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती है। चलिए मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ दोबारा कि व्हाट डज मीन बाय फाइनेंशियल मार्केट्स। ये क्या होती है फाइनेंशियल मार्केट्स? फाइनेंशियल सिक्योरिटीज बोट और सेल, जहाँ पे एक मैकेनिज्म होता है जहाँ पर बाइंग और सेलिंग की जाती है गुड और सर्विसेज। बिल्कुल ठीक है, गुड्स और सर्विसेज की नहीं बेटा, फाइनेंशियल की बात करेंगे जहां पे सिक्योरिटीज की सेलिंग एंड परचेजिंग होगी। वैसे मार्केट्स में गुड्स एंड सर्विसेज ही सेल होती हैं, लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट्स। वर्ड फाइनेंशियल इज वेरी इंपॉर्टेंट। द मार्केट वेयर सिक्योरिटीज आर सोल्ड एंड परचेज। सिक्योरिटीज का मतलब बेटा मैंने लास्ट टाइम भी आपको क्लास में बताया था, सिक्योरिटीज का मतलब होगा पेपर। वो पेपर शेयर भी हो सकता है, वो पेपर बॉन्ड भी हो सकता है, वो पेपर टी बिल्स भी हो सकते हैं, वो पेपर कमर्शियल पेपर भी हो सकते हैं। ये हमने सारी चीजें लास्ट टाइम डिटेल में डिस्कस की थी। तो फाइनेंशियल मार्केट्स को बेटा जब हम डिफाइन करेंगे तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द मार्केट वेयर सिक्योरिटीज आर सोल्ड एंड परचेजिंग फॉर जनरेटिंग फंड्स। जब हम लोग सिक्योरिटीज की सेलिंग एंड परचेजिंग करते हैं फंड जनरेट करने के लिए, तो दोज आर कॉल्ड फाइनेंशियल मार्केट्स। इसकी हमने 5 मार्केट डिस्कस की थी, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है प्राइमरी मार्केट। जी क्या होता है प्राइमरी मार्केट? मेरे ख्याल हमने 1-2 पढ़ भी ली थी शायद। जी सर, प्राइमरी और सेकेंडरी पढ़ ली थी। चले प्राइमरी मार्केट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे, वो लोग जिन्होंने लास्ट टाइम क्लास नहीं ली थी उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ये बिल्कुल हमारा बेटा न्यू टॉपिक है, इससे पहले डेफिनेशन से ये हमारा सेकंड टॉपिक है फाइनेंशियल मार्केट्स के नाम से। जिन लोगों ने लास्ट टाइम ये क्लास नहीं पढ़ी थी वो यहीं से हमें ज्वाइन कर सकते हैं दोबारा। जी बेटा प्राइमरी यहाँ मार्केट। पर
सर सर जिस जहाँ कंपनी पे की फर्स्ट टाइम सेल हो where रही हो जहाँ पे securities सिक्योरिटी इश्यू की issued जाती है by फर्स्ट टाइम। ये उस्मान बेटा जी ठीक है। द मार्केट वेयर सिक्योरिटीज आर इशूड बाय द कंपनी फर्स्ट टाइम, यानी जब कोई कंपनी पहली दफा अपना पेपर इंट्रोड्यूस करवाती है और वो पेपर पहले अवेलेबल नहीं होता, दैट मार्केट इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। यानी फॉर एग्जांपल पेप्सी कंपनी है, वो एक नया पेपर इशू करना चाहती है, जिस भी मार्केट में जिस भी जगह पे वो इशू करेगी, दैट मार्केट इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। फिर हमने डिस्कस किया था कि प्राइमरी मार्केट में दो तरह से पेपर इशू हो सकता है। एक हमने नाम दिया था डायरेक्ट प्लेसमेंट का, यानी अगर कोई कंपनी पहली दफा मार्केट में पेपर बेचने आती है तो वो दो तरह से पेपर बेच सकती है, थ्रू डायरेक्ट प्लेसमेंट एंड नंबर 2 इज इनडायरेक्ट प्लेसमेंट। जी क्या फर्क है दोनों में, चलें ये भी थोड़ा सा बता दें। ये मैं थोड़ा सा इसलिए तेज बता रहा हूँ क्योंकि ये हमने चीजें पढ़ी हुई हैं पहले, सिर्फ मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। जी डायरेक्ट प्लेसमेंट और इनडायरेक्ट प्लेसमेंट में क्या फर्क था बेटा? सर सर डायरेक्ट ये इसमें कंपनी से आईपीओ मिल के बारे में जाएगी। आपने बताया था, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बारे में बताया था, यानी कि कोई कंपनी इशू करती है कोई भी चीज तो हम्म, फर्स्ट टाइम शेयर करती है अपने इन्वेस्टर को हम्म। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के जरिए। ओके, वो तो होगी बेटा उसकी फर्स्ट प्राइस। डायरेक्ट जी प्लेसमेंट सर। का मतलब होता है कि कंपनी डायरेक्टली कस्टमर को बेचती है, बीच में किसी मिडिलमैन को जी इन्वॉल्व नहीं सर। करती। और इनडायरेक्ट प्लेसमेंट में कंपनी किसी मिडिलमैन के थ्रू बेचती है, बेचना आईपीओ के थ्रू ही है। आईपीओ स्टैंड फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर का मतलब क्या होता है? वो फर्स्ट प्राइस जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को ऑफर करती है, यानी वो प्राइस जो कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को ऑफर करती है। लाजमी नहीं सिर्फ शेयर होल्डर की बात करें, क्योंकि इसमें हर तरह की सिक्योरिटी आ सकती है। जब भी मैं वर्ड सिक्योरिटीज का यूज करूंगा, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द पेपर्स। ये मैंने आपको पहले भी बात कही थी। इसमें क्या होती है? सबसे पहले कंपनी होती है, कंपनी उसको सेल करती है थ्रू आईपीओ, और आईपीओ के जरिए वो मिल जाती है इन्वेस्टर को। ये तीन मतलब ये एरो लगा लीजिएगा बीच में। ये प्रोसीजर होता है डायरेक्ट प्लेसमेंट के अंदर। डायरेक्ट प्लेसमेंट के अंदर कंपनी होती है, कंपनी जो है वो क्या करती है, वो आईपीओ के जरिए ऑफर करती है डायरेक्ट इन्वेस्टर को। इसमें किसी भी मिडिल मैन को इन्वॉल्व नहीं किया जाता, यानी कंपनी खुद कहती है जी मेरी फलां फलां जगह पे ऑफिस है, आप वहां पे आए और आके डायरेक्टली मुझसे चीजें जो है वो परचेज कर लें। जबकि इनडायरेक्ट प्लेसमेंट के अंदर मैंने आपको बताया था कि कंपनी होती है, वो बीच में किसी बैंक्स को इन्वॉल्व करती है, बैंक फिर आगे आईपीओ प्राइस के ऊपर जो है वो इन्वेस्टर इन्वेस्टर सेल करते हैं। जी बेटा, ये हम देता है। लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, ऐसे ही है। जी सर। और जो बैंक्स होते हैं, फिर हमने डिस्कस किया था कि जो बैंक हैं वो दो किस्म की सर्विसेज ऑफर करते हैं। जी कौन कौन सी सर्विसेज अंडरराइटिंग ऑफर करते हैं? एक होती है अंडरराइटिंग और एक बेस्ट एफर्ट बेस्ट ऑफरिंग। एफर्ट ऑफरिंग। और सेकंड होती है बेटा हमारे पास बेस्ट एफर्ट्स ऑफरिंग। ठीक हो गया? अच्छा, अंडरराइटिंग में ये होता है, मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ आप लोगों को, हमने डिस्कस भी किया था। इसके बाद फिर हम अपनी सेकंड और थर्ड मार्केट की तरफ जाएंगे, जो हमारा मेन आज का जहां से हम स्टार्ट करेंगे। अंडरराइटिंग बेटा क्या होता है कि बैंक जो है वो कंपनी से सिक्योरिटीज लेता है और मार्केट में उसको सेल करने की कोशिश करता है। जितनी सिक्योरिटीज बिक गई वो भी कंपनी की, और जो सिक्योरिटीज नहीं बिकती, बैंक जो है वो सिक्योरिटीज कंपनी को वापस कर देता है। वापस करेगा या खुद रखेगा? जी अंडरराइटिंग में जो है वो बैंक सिक्योरिटीज खुद रखेगा, ये कंपनी को वापस कर देगा। ये मैंने कल लास्ट टाइम बताया था बेटा आप लोगों को। उस्मान, सर सर जितनी जितनी बैंक से सेल होगी हाँ सिक्योरिटीज ठीक तो है, वो होगी, जो बाकी बच गई है वो फिर वो कंपनी को वापस दे देता तो फिर बेस्ट एफर्ट ऑफरिंग के वजह कंपनी को वापस ही करना है तो सर है। अंडर राइटिंग में वो अंडरराइटिंग की अंडर बात कर राइटिंग रहा में हूँ मैं। सर वो खुद खरीदेगा, और बेस्ट एफर्ट में वो बेस्ट बोले बोले ठीक बोले। सर अंडर राइटिंग में सर वो खुद रखेगा, बेस्ट एफर्ट में जितनी वो बिकेंगी तो वो उतनी बेच देगा और बाकी वो उनको वापस कर देगा। जी हम बेटा, क्या होता है फर्क दोनों में? सर बेस्ट में वो मतलब अपने पास रख लेंगे ठीक है। और अंडरराइटिंग में वो दे देंगे। अंडरराइटिंग में वो वापस करेंगे, यानी कंपनी को वापस करेंगे। जी वापस कर देंगे। सर अंडर राइटिंग ज्यादा रिस्की है बेस्ट एफर्ट से। जी मुकद्दस बेटा, ओके मैं वन बाय वन बेटा जरा बाय नेम जरा कॉल कर रहा हूँ।
ताकि मुझे पता चले लोग बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे। जी मुकद्दस बेटा, क्या फर्क होता है दोनों में? अगर आप लोग आगे से मुझे रिप्लाई नहीं करेंगे तो मैं आपको क्लास में से स्किप कर दूंगा। यस सर। जी बेटा, अंडरराइटिंग और बेस्ट एफर्ट्स ऑफरिंग में क्या फर्क होता है, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। सर अंडर राइटिंग में वो दे देगा और जो बेस्ट एफर्ट ऑफरिंग में वो नहीं देगा। कौन नहीं देगा? कंपनी। देखिए अंडरराइटिंग बेटा ये होती है कि अंडरराइटिंग के अंदर जो बैंक होता है वो कंपनी से सिक्योरिटीज लेता है और उसको मार्केट में सेल करने की कोशिश करता है। जो सिक्योरिटीज बिक गई वो उसके पैसे कंपनी को दे दिए जाते हैं, और जो सिक्योरिटीज नहीं बिकती, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो सिक्योरिटीज अनसोल्ड रह जाती हैं वो बैंक को खरीदनी पड़ेगी। यानी अंडरराइटिंग में बैंक को खुद सिक्योरिटीज खरीदनी पड़ेगी। अगर एक भी सिक्योरिटी मार्केट में नहीं बिकती तो सारी की सारी सिक्योरिटीज जो है वो बैंक को खरीदनी पड़ेंगी। लेकिन इसमें बैंक को क्या होता है फायदा, बैंक जो है वो लेस देन आईपीओ प्राइस के ऊपर खरीदता है। यानी अगर फॉर एग्जांपल आईपीओ प्राइस है 10 रुपए और मार्केट में सिक्योरिटीज नहीं बेच पाता वो 10 रुपए के हिसाब से, तो वो कंपनी से जो बैंक है वो 7 रुपए या 8 रुपए में खरीदेगा, जो भी उनका रेट तय हुआ होगा। इसमें कंपनी को ये क्या फायदा है? इसमें कंपनी को ये फायदा है कि अगर एक भी सिक्योरिटीज नहीं बिकती तो उनको गारंटी है कि बैंक को तो खरीदनी पड़ेगी। लेकिन इसमें जो रिस्क है वो किसको बियर करना पड़ रहा है? उसमें रिस्क बैंक को बियर करना पड़ रहा है कि अगर एक भी सिक्योरिटी ना बिकी तो सारी की सारी किसको खरीदनी पड़ेगी? बैंक को खरीदनी पड़ेगी। बेस्ट एफर्ट्स ऑफरिंग के अंदर बैंक क्या करता है? बैंक सिक्योरिटीज लेता है और मार्केट में सेल करने की कोशिश करता है। जो सिक्योरिटीज बिकी वो भी कंपनी की, और जो ना बिकी वो भी सिक्योरिटी सारी की सारी कंपनी को वापस कर दी जाती है। इसमें जो रिस्क है वो कंपनी फेस करती है, क्योंकि अगर एक भी सिक्योरिटी ना बिकी तो भी सारी की सारी कंपनी को वापस चली जाएंगी। इसके लिए बैंक जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फीस चार्ज करेगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अंडरराइटिंग एंड बेस्ट एफर्ट्स ऑफरिंग। अंडरराइटिंग में रिस्क बैंक फेस कर रहे हैं, बेस्ट एफर्ट्स ऑफरिंग में जो रिस्क है वो कंपनी फेस कर रही है। गॉट द आइडिया बेटा? समझ आ गई? जी सर। एनीवन एनी कंफ्यूजन बेटा? जी सर। Yes, sir. जी सर। ओके चलें, अब हम मूव करते हैं अपनी सेकंड टाइप ऑफ मार्केट की तरफ, दैट इज सेकेंडरी मार्केट, जहां तक हमने पढ़ा था। जी क्या होता है? जस्ट मैंने एक लाइन की डेफिनेशन दी थी आपको। एग्जिस्टिंग करती हैं सिक्योरिटीज आज जो मार्केट में पहले एग्जिस्टिंग करती हैं सिक्योरिटी, उनको सोल्ड और परचेज किया जाता है। The market where existing securities are sold and purchased. बेटा फॉर एग्जांपल आज आप कहते हैं जी मैंने पेप्सी का शेयर खरीदना है, तो पेप्सी का शेयर मार्केट में इस वक्त पड़ा हुआ है, आप जाके परचेज कर ले। जहां से परचेज करेंगे वो सेकेंडरी मार्केट है। यानी दूसरे अल्फाज में ये कह लें कि जब कंपनी पहली दफा अपनी सिक्योरिटीज बेच के चली जाती है, उसके बाद जब हम लोग आपस में सेलिंग एंड परचेजिंग शुरू करेंगे तो दैट मार्केट इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट। तो आज आप जो भी पेपर खरीदेंगे, जहां से भी पेपर खरीदेंगे, वो आपके लिए कौन सी मार्केट होगी? सेकेंडरी मार्केट होगी। तो प्राइमरी मार्केट सिर्फ कुछ अरसे के लिए होती है। इस तरह कंपनी कहती है जी कि मैं फलान डेट तक आप मुझसे आके खरीद लें। आज कंपनी सिक्योरिटी ऑफर करती है, कंपनी कहती है जी 10 अप्रैल तक जो है आप मुझसे आगे खरीद लें। 10 अप्रैल तक वो प्राइमरी मार्केट है। 10 अप्रैल के बाद जब 11 अप्रैल होगी तो वही प्राइमरी मार्केट क्या बन जाएगी? सेकेंडरी मार्केट बन जाएगी, क्योंकि उसको हम आपस में खरीदना या बेचना शुरू कर दें। थर्ड मार्केट बेटा जो हमारा स्टार्ट करते हैं, दैट इज मनी मार्केट। जी बेटा मनी मार्केट क्या होता है? एनी आइडिया? ओके अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें साथ में रजिस्टर पेंसिल अपने पास रखें। कुछ डेफिनेशंस ऐसी होंगी जो जिस तरह मैं लास्ट टाइम भी क्लास में आपको लिखवा रहा था, तो आप इसको लिख सकते हैं। मनी मार्केट बेटा होती है द मार्केट वेयर सिक्योरिटीज whose maturities are less than or equal to 1 year. Repeat करना, the market where the securities whose maturities are less than or equal to 1 year sold and purchased. whose से आ गई? The market where securities whose maturities are less than or equal to 1 year sold and purchased. यानी ये वो मार्केट होगी जिसको में आपको वो सिक्योरिटीज मिलेंगी जिनकी मैक्सिमम मुद्दत 1 साल होगी, यानी लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर। यानी आप कहते हैं कि सर मैंने पैसा लगाना है सिर्फ 6 माह के लिए,
मैंने पैसा लगाना है सिर्फ 3 माह के लिए। कंपनी कहती है जी मुझे पैसा चाहिए सिर्फ 3 माह के लिए, मुझे पैसा चाहिए सिर्फ 6 माह के लिए। तो कंपनी फिर ऐसे पेपर इशू करेगी, कंपनी ऐसे सिक्योरिटीज इशू करेगी जिनकी मैक्सिमम मुद्दत कितनी होगी, 1 साल। और इस मार्केट को हम शॉर्ट टर्म मार्केट भी कहते हैं, याद रखिएगा। Another name of money market is short term market. Short term market इसको इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर जो मैक्सिमम आपको पेपर मिलेगा जिसकी मुद्दत होगी वो 1 साल होगी। 1 साल से ज्यादा वाला पेपर आपको इस मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा। लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर। अच्छा, अब आप जिस तरह हम लोग कहते हैं हम इन्वेस्टर हैं, मैं कहता हूँ यार मेरे पास पैसे पड़े हैं लेकिन मैंने ये पैसे सिर्फ 3 माह के लिए लगाने हैं, 3 माह के बाद मैंने पेपर बेच के अपने पैसे वापस ले लेने हैं, तो फिर आपको मनी मार्केट की जो सिक्योरिटीज हैं वो खरीदनी पड़ेंगी। तो मनी मार्केट में कौन कौन से पेपर्स अवेलेबल होते हैं? द फर्स्ट पेपर जो मनी मार्केट में आपको मिलेगा, द नेम ऑफ दैट पेपर इज टी बिल्स। टी बिल्स स्टैंड फॉर ट्रेजरी बिल्स। जी, ट्रेजरी बिल्स बेटा क्या होते हैं? एनी आइडिया? ये मनी मार्केट में पहली सिक्योरिटी है जो टी बिल्स के नाम से आपको मिलेगी। और याद रखिएगा इस मार्केट में जो भी पेपर मिलेगा उसकी मैक्सिमम मुद्दत 1 साल हो सकती है। 1 साल से कम अरसे के लिए इतना मर्जी इशू कर लें, 1 माह के लिए इशू कर लें, 2 माह के लिए इशू कर लें, 3 माह के लिए इशू कर लें, 11 माह के लिए इशू कर दें, मैक्सिमम 12 माह, इससे ज्यादा नहीं आप कर सकते। तो उसमें जो पहला पेपर आपको मार्केट में मिलेगा अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो टी बिल्स के नाम से मिलेगा। इसको बोलते हैं ट्रेजरी बिल्स। और बेटा ये मोस्टली इशू करती है गवर्नमेंट्स, ये कंपनी इशू नहीं करती, ये गवर्नमेंट्स इशू करती है। किसी भी मुल्क की जो गवर्नमेंट होती है वो इशू करती है। और ये गवर्नमेंट कब इशू करती हैं? जब गवर्नमेंट्स को बजट डेफिसिट आता है। जिस तरह आजकल आप देखिए हमारा बजट आने वाला है, जून के अंदर हमारा बजट आएगा, तो आजकल बजट की प्रिपरेशन हो रही है। तो जब गवर्नमेंट्स को बेटा बजट में खसारा, डेफिसिट का मतलब होता है बजट में खसारा, और बजट में खसारे का मतलब क्या होता है कि जब गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं और गवर्नमेंट का जब रेवेन्यू कम होता है तो गवर्नमेंट डेफिसिट में चली जाती है। फॉर एग्जांपल जिस तरह हम कहते हैं जी इतने मिलियन तालीम के लिए, इतने मिलियन फलां चीज के लिए, इतने बिलियन रुपीस फलां चीज के लिए। तो जब हम प्लस माइनस करते हैं तो हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं और हमारी इनकम जो होती है वो कम होती है। फिर गवर्नमेंट को मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है और उसके पास पैसा होता नहीं है। फिर वो पैसा कहाँ से जनरेट करती है? वो जनरल पब्लिक से जनरेट करती है, यानी हम लोगों से। गवर्नमेंट जो है वो एक पेपर इशू करेगी जिसका नाम होगा टी बिल्स, और हम लोग जो है वो पेपर खरीदेंगे। इस पेपर के ऊपर आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। बेटा याद रखिएगा, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, शेयर एक ऐसा पेपर है जिसके ऊपर डिविडेंड मिलेगा। इसके अलावा मैं कोई भी पेपर बोलूं, किसी भी नाम से मैं पेपर बोलूं, और उस पेपर के ऊपर आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। यानी जब भी आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, किसी भी पेपर को परचेज करेंगे मार्केट से, तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, सिवाय एक पेपर के जिसका नाम क्या है? शेयर। तो बजट डेफिसिट बेटा इशू करती है। अच्छा, अब एक छोटा सा क्वेश्चन सुनिएगा मुझे। फॉर एग्जांपल एक पाकिस्तानी गवर्नमेंट पेपर इशू करती है और ये टी बिल्स के नाम से। 2 पेपर्स अवेलेबल है मार्केट में, एक पाकिस्तानी पेपर अवेलेबल है और एक सपोज करें कि चाइना गवर्नमेंट ने ऑफर किया। आप किसको खरीदना प्रेफर करेंगे? पाकिस्तानी गवर्नमेंट का पेपर खरीदना प्रेफर करेंगे या चाइनीज गवर्नमेंट का? दोनों मार्केट में पाकिस्तानी गवर्नमेंट का। व्हाई? सर क्योंकि बजट डेफिसिट तो हमारी गवर्नमेंट को है ना, तो डेफिनेटली हम उनका खरीदेंगे तो अपनी गवर्नमेंट को उसका बेनिफिट होगा। पहले तो मुझे ये बताएं कि जब जो इन्वेस्टर होता है वो अपना फायदा सोचता होता है कि दूसरों का फायदा सोचता है? पहले ये बताएं। अगर आप किसी जगह पे पैसा लगा इन्वेस्टर तो डेफिनेटली अपना फायदा सोचता है। अपना ही फायदा सोचेगा ना। आप ये भी तो सोच सकते हैं ना कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस वक्त नुकसान में जा रही है, पता नहीं जब मैं पैसा दूंगा मुझे वापस मिलेगा भी नहीं मिलेगा। ये नहीं सोच सकते आप? अगर हमारे मुल्क के हालात देखें, हमारे मुल्क के हालात देखें तो हमारे मुल्क के हालात तो खराब ही हो रहे हैं ना फाइनेंशियली तौर पे, हम इतना स्ट्रांग नहीं है। अगर आप हेल्प के पॉइंट ऑफ व्यू से कहेंगे फिर तो ठीक है, बट वी आर नॉट हेल्पिंग एनी कंट्री, वी आर इन्वेस्टिंग। हम इन्वेस्टर हैं, तो इन्वेस्टर बन के सोचें कि हमें कौन सी गवर्नमेंट कौन सा पेपर खरीदना चाहिए। डेफिनेटली जब भी हम खरीदने जाते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम वो चीज खरीदें जिसमें हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले, ना कि ये देखेंगे हमने शॉपकीपर को कितना प्रॉफिट दे के आना है। हमारी कोशिश होती है कि हमें पैसे बचें। जी बेटा, कौन सा पेपर खरीदना प्रेफर है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट का या चाइनीज गवर्नमेंट का? चाइनीज गवर्नमेंट का। अब अगेन क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो चाइना का खरीदेंगे फिर। व्हाई? सर उसका ज्यादा चांसेस है, वहाँ पे रिस्क कम होगा कि वहाँ पे मैं इंटरेस्ट मिल जाएगा वहाँ पर। ओके, यानी वहाँ पे आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान से ज्यादा सिक्योर होगा।
जी, आप कहना चाह रहे हैं कि चाइनीज जो इकोनॉमी है वो जरा स्ट्रांग है, तो वहां पे पैसा हमारा महफूज रहने के चांसेस ज्यादा है, ऐसे ही है? यस सर। ओके, अगर जी एक सर। अगर हम चाइना और यूएसए कर लें, फिर आप बोल रहे हैं? सर चाइना की फिर भी स्ट्रांग है। ओके, चाइना की फिर भी स्ट्रांग है। अगर इन दोनों में से हम कहें कौन सा रिस्की है, तो कहाँ पे रिस्क ज्यादा होगा, पैसे डूबने का चांस कहाँ पे ज्यादा है? पाकिस्तान चाइना में सर डूबने के सर ज्यादा चांसेस है। याद रखिएगा बेटा, एक चीज अब यहाँ पे जो मैं आपको पॉइंट देना चाह रहा हूँ बेसिकली वो ये है कि कोई भी चीज बेटा जो गवर्नमेंट इशू करती है वो हमेशा लेस रिस्की होती है। एनीथिंग विच इज ऑफर बाय गवर्नमेंट, कोई भी चीज, कोई भी पेपर, कोई भी चीज जो भी गवर्नमेंट इशू करती है वो हमेशा लेस रिस्की होती है बेटा। गवर्नमेंट डजंट मीन दैट जरदारी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट डजंट मीन दैट इमरान खान गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब होता है सेंट्रल बैंक ऑफ दैट कंट्री इज इशूइंग दैट पेपर, कि उस मुल्क का जो सेंट्रल बैंक है वो पेपर इशू कर रहा है। सो दैट्स व्हाई ये चीज इनसे निकाल दें कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो इस वक्त स्टेबल नहीं है, नो डाउट स्टेबल नहीं है, लेकिन बेटा इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि आपका पैसा डूब जाएगा। अगर इमरान खान की गवर्नमेंट चली जाती है तो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी तो वो पे करेगी, उसकी गवर्नमेंट चली जाती है तो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी वो पे करेगी। मैं आसान से क्वेश्चन पूछता हूँ, आपके सामने दो जॉब्स ऑफर की जाए, एक प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, किसको ऑफर, किस जॉब को सिलेक्ट करो? डेफिनेटली सर गवर्नमेंट जॉब को। अब वाई? गवर्नमेंट जॉब। वाई? इसकी रीजन सिलेक्ट करने की रीजन, हालांकि गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब में सैलरी भी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट जॉब, लेकिन फिर भी आप गवर्नमेंट जॉब को प्रेफर करोगे, वाई? गवर्नमेंट जॉब सिक्योर होती है सर। सिक्योर होती है क्योंकि उसमें आपको इतनी जल्दी जॉब से निकाला नहीं जाता, आपको पता होता है उसके बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म मिलेंगे। जबकि प्राइवेट सेक्टर की जॉब का आज आप जा रहे हैं, कल मे पॉसिबल पता चले जी कि आपको जॉब से निकाल दिया गया है। तो दैट्स व्हाई एनीथिंग, याद रखिएगा, एनीथिंग व्हिच इज ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट, चाहे वो किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट हो, किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट हो, उसकी पेपर हमेशा लेस रिस्की होगा। जिस नाम से भी वो पेपर इशू करे, किसी सर्टिफिकेट के नाम से इशू करे, कोई स्कीम ऑफर करे, कुछ भी ऑफर करे, दैट इज ऑलवेज लेस रिस्की। उसकी बेटा वजह ये होती है कि उसकी बैक एंड पे जो गारंटी होती है वो सेंट्रल बैंक ऑफ दैट कंट्री की गारंटी होती है, और सेंट्रल बैंक हमेशा रहता है, गवर्नमेंट चेंज होती रहती है। स्टेट बैंक ने हमेशा रहना मुल्क के अंदर, हमारे कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी गवर्नमेंट्स आती जाती रहेंगी। जब से बना 1947 से पाकिस्तान बना, स्टेट बैंक वहीं पे अवेलेबल है, लेकिन गवर्नमेंट आपकी हर 2-4 साल बाद चेंज होती रहती है। सो दैट्स व्हाई अगर आप चाहते हैं कि आपने लेस रिस्की सिक्योरिटी में पैसा लगाना है तो आपको टी बिल्स खरीदने चाहिए, इसमें रिस्क कम होता है। अच्छा, सेकंड पेपर बेटा जो आपको इस मार्केट में मिलेगा दैट इज कमर्शियल पेपर के नाम से मिलेगा। कमर्शियल पेपर्स बेटा इशू करती हैं कंपनीज, ये गवर्नमेंट इशू नहीं करती, ये कंपनीज इशू करती हैं। इस किस्म की कंपनीज बेटा इशू करती हैं हाईली रिप्यूटेड कंपनीज, यानी जिनकी मार्केट रेपुटेशन बहुत है, हाई होती है, वो कंपनीज इशू करती हैं जिनकी गुडविल बहुत हाई होती है, जिनका मार्केट के अंदर जो रेपुटेशन है वो बहुत हाई होती है। और इन कंपनीज का नाम ही काफी होता है। जब भी ये कंपनी को मार्केट में पेपर इशू करती है हम फौरी तौर पे इस पेपर को खरीद सकते हैं। फॉर एग्जांपल नेस्ले, पेप्सी, कोक, इस किस्म की जो कंपनीज हैं, अगर वो मार्केट में पेपर इशू करेगी उस पेपर का नाम होगा कमर्शियल पेपर, और ये हाईली रिप्यूटेड कंपनीज इशू करती हैं। और अगर ये हाईली रिप्यूटेड होती है तो डेफिनेटली इसमें चांस ऑफ लॉस होता है वो कम होता है, क्योंकि ये कंपनीज वेल डेवलप्ड कंपनीज होती है और हम जानते होते हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे सर एक नई कंपनी है, बिल्कुल न्यू कंपनी, उसको भी तो पैसों की जरूरत पड़ सकती है ना, तो डेफिनेटली बेटा वो कमर्शियल पेपर की तरफ नहीं आती। उसकी वजह ये होती है कि नई कंपनी के ऊपर हम ट्रस्ट नहीं करते और हम लोग उसकी सिक्योरिटीज नहीं खरीदते, क्योंकि हम डरते होते हैं कि हो सकता है कि यार ये कंपनी पैसे लेके भाग जाएगी। उन कंपनीज के लिए फिर एक और पेपर है, मैं ये थर्ड सिक्योरिटी लिख रहा हूं, दैट इज बैंकर एक्सेप्टेंस। तीसरी सिक्योरिटी जो इस मार्केट में मिलती है उसको बोलते हैं बैंकर एक्सेप्टेंस। ये वो कंपनीज इशू करती हैं जो, ये भी कंपनीज इशू करती हैं बेटा, और ये वो कंपनीज इशू करती हैं जो लेस रिप्यूटेड कंपनीज होती हैं, जिनकी मार्केट रेपुटेशन इतनी हाई नहीं होती। आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये लेस रिप्यूटेड होती हैं।
या ये मार्केट में बिल्कुल नहीं होती हैं, जिनकी रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज है कि सिर्फ सिक्योरिटी का नाम ही चेंज हुआ ना, वहां पे कमर्शियल पेपर था तो मैंने कहा कि न्यू कंपनी इशू नहीं करती, लेकिन यहाँ पे बैंकर एक्सेप्टेंस आ गया तो अब मैंने कहा ये हम लोग खरीद सकते हैं। अब क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए कि सर ये फर्क क्या पड़ा, सिर्फ सिक्योरिटी का नाम ही चेंज हुआ ना, फर्क तो कोई नहीं पड़ा। बेटा फर्क पड़ा। बैंकर एक्सेप्टेंस के अंदर बेसिकली क्या होता है कि बैंकर एक्सेप्टेंस के अंदर एक बैंक इन्वॉल्व होता है और वो गारंटी देता है कंपनी की कि अगर ये कंपनी आपके पैसे वापस नहीं करती तो बैंक जो है ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट। यानी एक बैंक है, फॉर एग्जांपल राइट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसने गारंटी दी कि फलां ए कंपनी है, ये फलां नाम से पेपर लेके आ रही है, आप इस पेपर को खरीदो, अगर ये कंपनी आपके पैसे लेके भाग जाती है तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो डेफिनेटली बेटा जब बीच में कोई गारंटर आ जाएगा तो हमारा ट्रस्ट थोड़ा सा डेवलप हो जाएगा कि यार अगर ये कंपनी भाग भी गई तो ये बैंक तो यहीं पे इस मुल्क में है ना, तो इससे पैसे लेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है बेटा बैंक गारंटी क्यों देगा किसी कंपनी की? अब एक नई कंपनी है, बैंक उसकी गारंटी क्यों देगा? अगर वो कंपनी भाग जाती है तो बैंक को भी तो नुकसान हो सकता है ना, बैंक को पैसे भरने पड़ेंगे, क्यों देगा बेटा बैंक गारंटी? क्या माइंड में आता है आपके? अगर सर कंपनी वगैरह ने इंश्योरेंस वगैरह बैंक से करवाई होगी। ओके बेटा, मे पॉसिबल बैंक जो है उसने उस कंपनी के सारे एसेट्स प्लेज किए हो कि भाई ये जो भी आपकी जमीन है, जो भी आपके एसेट्स हैं, ये पहले मेरे पास गिरवी रखवाओ, देन आई विल गिव द गारंटी। मतलब बैंक कभी भी अपने आप को रिस्क में नहीं आने देते। जिस तरह अभी उन्होंने इंश्योरेंस की बात की थी, चलो ये बात भी मानी जा सकती है, लेकिन बेटा बैंक जो है वो मोस्टली चीजें गिरवी रखता है। अब बैंक कहेगा जी भाई ये सारी चीजें मेरे पास रखवाओ, अगर तुम भागे तो मैंने तुम्हारी चीजें बेच के लोगों के पैसे वापस करने हैं। लेकिन इससे हमें क्या फायदा होगा? इससे हमें ट्रस्ट हो जाएगा कि यार बीच में गारंटर है, अगर खुदा न खास्ता ये भाग भी जाता है तो बैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट। अच्छा आप मुझे बताएं, अगर हम कमर्शियल पेपर और बैंकर एक्सेप्टेंस इन दोनों में से कोई सिक्योरिटी खरीदना चाहें तो कौन सी रिस्की है और कौन सी लेस रिस्की है? टी बिल्स को छोड़ दें, वो तो है ही लेस रिस्की ना। बैंक कमर्शियल पेपर लेस बैंकर एक्सेप्टेंस लेस रिस्की है या कमर्शियल पेपर लेस रिस्की है? चलें ये बताएं। बैंक एक्सेप्टेंस जो है वो लेस रिस्की है। व्हाई नॉट कमर्शियल पेपर? आपने बेटा आंसर बिल्कुल ठीक दिया कि बैंकर एक्सेप्टेंस जो है वो लेस रिस्की है। उसकी वजह क्या है कि बीच में एक गारंटर है। कमर्शियल पेपर में गारंटर कोई नहीं है, सिर्फ रेपुटेशन है। आज एक कंपनी की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, क्या बेटा गारंटी है कि नेक्स्ट भी उसकी रेपुटेशन अच्छी रहेगी कंपनी की? इस चीज की गारंटी है आपके पास? नहीं है गारंटी इस चीज की, क्योंकि बेटा फॉर एग्जांपल आज पेप्सी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, मे बी 2-3 महीने बाद खुदा ना खास्ता उसके ऊपर कोई डाउनफॉल आ जाता तो फिर क्या करेंगे? तो वो कंपनी डूब जाएगी। तो अगर आप देखिए तो इन तीनों में सबसे लेस रिस्की टी बिल्स है, देन फिर बैंकर एक्सेप्टेंस भी लेस रिस्की है, कमर्शियल पेपर रिस्की है बेटा, क्योंकि आप सिर्फ रेपुटेशन की बेस के ऊपर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हमारी बेटा वीडियो एंड हो रही है, सीआर साहब बैठे हैं कि नहीं बैठे? चलें बेटा, अभी हमारी वीडियो एंड हो रही है, आप लोग मुझे दोबारा यहीं से ज्वाइन करेंगे, ठीक है? सर इसी लिंक से? जी इसी लिंक से बेटा, इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन करेंगे, इसी लिंक को दोबारा क्लिक करेंगे, दोबारा ज्वाइन हो जाएंगे हम लोग।